आज एक हम अति महत्वपूर्ण टॉपिक दास वंश के अंतर्गत बलवन को लेकर आए हैं। दास वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर हम कहते हैं तो पहले इल्तुतमिश और फिर बलवन का नाम आता है। बलवन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। अगर बलवन का पूरा नाम की बात करेंगे तो पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन। पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन, जिसने कि 1266 से लेकर 1286 तक शासन किया है। यानी कि लगभग इसने 20 वर्ष भारत में एक सुल्तान के तौर पर दिल्ली की सल्तनत को संभाला है। यह इलवारी जाति का था। इलवारी जात का एक मुसलमान था, जिसे कि सबसे पहले ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीद कर दिल्ली लाए थे और इनसे इल्तुतमिश ने खरीदा था। देखिए, दास परंपरा को लेकर ये हमारी आज 10वीं क्लास है। लगातार हम आपको पढ़ा रहे हैं। महमूद गजनवी से प्रारंभ किया है। जो तुर्कों का इतिहास रहा है सल्तनत में, वो पहला वंश दास वंश है। और दास वंश में जितने भी शासक हुए हैं वे सब किसी न किसी रूप में किसी न किसी के द्वारा खरीदे गए। इनमें बलवन भी दास वंश के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख सुल्तान है, जिसे कि ख्वाजा बसरी ने खरीदा था और उनसे इल्तुतमिश ने खरीदा था। बलवन अपनी योग्यता के बल पर विभिन्न पदों को धारण करता रहा। इल्तुतमिश के समय, फिर रजिया के समय, फिर बहराम शाह के समय। लेकिन उसने जो सबसे ज्यादा उन्नति की है वो नासिरुद्दीन महमूद के समय में की है। ये जो नासिरुद्दीन महमूद था, उससे पहले बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह किया, उसको शासक बनाया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। अपनी शक्ति को मजबूत करके उसने, कहते हैं, कुछ पुस्तकें भी लिखती हैं, उसको जहर दिया गया नासिरुद्दीन महमूद को, या स्वतः मृत्यु हुई, जैसा भी हो। लेकिन उसके समय में अपनी स्थिति को मजबूत किया और भारत में सल्तनत में एक महत्वपूर्ण शासक बना। बलवन फारसी परंपरा से बहुत प्रभावित था। किस परंपरा से? फारसी परंपरा से बहुत प्रभावित था, जिस कारण इसने अपने दरबार में सजदा और पागोश, दो चीजें थी। एक था सिजदा और दूसरा था पागोश। इन दो परंपराओं को उसने प्रारंभ किया। सिजदा में होता है कमर को झुकाकर कुछ इस अंदाज में सिजदा करना, और पागोश का अर्थ है जमीन पर लेट जाना और फिर पैर चूमना। इस्लाम में देखा जाए तो किसी जिंदा या मृत व्यक्ति के सामने सर झुकाने की मनाही है, पागोश की भी मनाही है, किसी के पैर छूने की मनाही है। लेकिन बलवन जो है फारसी परंपरा से प्रभावित था और उसने अपने दरबार में इन दो चीजों को लागू किया है। उसने इल्तुतमिश द्वारा लागू किए गए तुर्काने चहलगानी, जिसमें 40 तुर्क सरदारों का दल था, उसको समाप्त किया। क्यों? क्योंकि कहा जाए तो मेरे शब्दों में बलवन एक फ्रस्ट्रेटेड सुल्तान था। अब ऐसा क्यों था, हम अभी आगे की चर्चा करेंगे। उसके दो पुत्र थे, एक मोहम्मद और दूसरा बुगरा। मोहम्मद युद्ध में मारा गया और बुगरा का बंगाल अभियान पर गया था, वो वहां से वापस नहीं आया। जिसके दो पुत्र हो, दोनों, एक मृत हो जाए और दूसरा आपका कहीं चला जाए, अभियान पर चला जाए, फिर वापस ही ना आए, तो सोचिए ऐसा व्यक्ति जो 80 साल की अवस्था का है, उसके दो पुत्र हों, दोनों गद्दी न संभालने की स्थिति में हो, तो पिता तो फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाए। ऐसे में उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। रक्त और लौह की नीति का मतलब होता है कि उसने उसके राज्य में जो विद्रोह करेगा
जो भी शासक विद्रोह करेगा, जो अमीर विद्रोह करेगा, जो कर्मचारी विद्रोह करेगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी और उसके पुत्रों को, उसकी पत्नियों को, चाहे वो एक हो, दो हो, कितनी हो, सभी को दास बना लिया जाएगा। अर्थात ऐसा कोई अमीर जो कैसे भी विद्रोह करता है, उसको जबरन उसके विद्रोह का दमन किया जाएगा और उसके परिवार को दास बनाया जाएगा। ये थी उसके रक्त और लौह की नीति। बलबन ने अपने पौत्रों यानी कि मोहम्मद और बुगरा खां के पुत्रों का नाम फारसी परंपरा में रखा। फारसी परंपरा जैसे कैकुबाद, कैखुसरो, ये उसके पुत्रों के प्रपौत्रों के नाम थे। उसने बलबन ने अपने दरबार में कई विद्वानों को आश्रय दिया, जैसे अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर हसन और अमीर खुसरो उसके दरबार में थे। तो बलबन के संदर्भ में, बलबन जो 80 वर्ष की अवस्था में, जब बलबन का अंत हुआ, जब बलबन 80 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई, तो उसने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अभी कैखुसरो कौन था? तो बलबन की मृत्यु हुई उसके पहले बलबन के बारे में जान लेते हैं। बलबन के दो पुत्र थे, एक का नाम था मुहम्मद और एक का नाम था बुगरा खां। ये बंदा युद्ध में मारा गया। ये बंगाल अभियान में गया था और वापस नहीं आया। ये युद्ध में मारा गया, वो बंगाल अभियान में गया और वापस नहीं आया। तब बलबन ने मुहम्मद के पुत्र कैकुबाद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्लियर? अब देखिएगा, बलबन ने 1266 से 1286 शासन किया है। बलबन ने फारसी परंपरा से बहुत प्रभावित था और जिस कारण उसने अपने प्रपौत्रों के नाम कैकुबाद और कैखुसरो रखा। बलबन के दो पुत्र थे, मुहम्मद और बुगरा खां। इनमें से मुहम्मद का पुत्र कैखुसरो को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि मुहम्मद युद्ध में मारा गया था, बुगरा खां बंगाल अभियान पे गया था, वापस नहीं आया था। तो बलबन के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वो कौन था? कैखुसरो। किंतु जैसे बलबन की मृत्यु होती है, अमीरों ने कैखुसरो को उसके पद से हटा दिया और कैकुबाद को उसका उत्तराधिकारी बनाया। यानी कि बलबन की मृत्यु के बाद कैखुसरो को गद्दी से हटा दिया गया और कैकुबाद को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। किंतु कुछ दिनों बाद अमीरों ने कैकुबाद को भी गद्दी से हटा दिया और क्यूमर्स को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन जब क्यूमर्स को उत्तराधिकारी बनाया तब वो 3 से 4 वर्ष की अवस्था का था, जिसकी हत्या कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो ये हमारा जो टॉपिक था, हमने आपको बलबन आज बताया है। बलबन की रक्त और लौह की नीति आती है। बलबन ने खलीफाओं की सत्ता को भी स्वीकार किया है। अगर कहते हैं कि बलबन ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया है, इसको रिस्पेक्ट दी है और इसको मुद्राओं में, सिक्कों पे इसके नाम का खुतबा लिखवाया गया है, इसका नाम अंकन हुआ है और खुतबा भी पढ़वाया है। यानी बलबन ने खलीफाओं की सत्ता को स्वीकार किया है, खलीफाओं के महत्व को स्वीकार किया है, उनका नाम सिक्कों पे खुदवाया है, उनके नाम का फतवा भी, उनके नाम का खुतबा भी पढ़वाया है। तो बलबन एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसके बारे में हमने आज बड़ी विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।